सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी तो एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करिए। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार हाँ जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं अभी एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड अब ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पहले मैं इस पर वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। और मतलब ये आई थिंक पहली बार होगा जब ये दिखाने में बिल्कुल भी प्राउड नहीं होगा कि भाई सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं ठीक है। आई थिंक किसी टीचर को भी प्राउड नहीं होगा ये बताने में कि सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए पहले तो कोई झूठ ही बोल देता था कि सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए अब तो भाई बोलने ना बोलने का कोई वो बचता नहीं है। और यही होता है जब लेवल जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा लेवल गिर जाता है, एकदम गर्दिश में चला जाता है, जिसको नादीर हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। वहाँ जब चला जाता है तो गधे और घोड़े सब बराबर हो जाते हैं, और वही हुआ है आज के पेपर में। अगर मैं जीके की बात करूँ, ओवरऑल पहले मैं बता देता हूँ किस तरह का एग्ज़ाम था, जिन लोगों को नहीं पता देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे। एंड जिनका आगे क्वेश्चंस लगा के चले जाना, इसमें से 2-3-4 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे तुमको, ठीक है बाकी तो ऐसा उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। जीके में अगर बात करें तो जीके में आप मान के चलिए अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो 25 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ही होंगे जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। बाकी तो आप ये मान के चलो कि रफली 20 क्वेश्चंस, बहुत कोई खासा ज़्यादा ठीक ठाक लेवल है नहीं, बहुत ही हल्का लेवल है। 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। अच्छा सर, बाकी का क्या हाल है? बाकी अगर बात करूँ तो मैथ्स का तो बहुत ही बदतर हाल है, मतलब इन दी टर्म्स ऑफ लेवल, ठीक है, बहुत ही गिरा हुआ लेवल है मैथ्स में। अब देखो आज ये जो था वो 10th लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे पता है इन लोगों ने क्या किया होगा, AI से ChatGPT से बोला होगा कि भाई 10th लेवल का पेपर सेट करके दे दो, तो उसने 10th लेवल का कर दिया, जबकि वो एक्चुअल में था कच्चा 6वीं-7वीं लेवल का। अब जो 12th का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, CGL ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ के आएगा, जो मुझे ऐसा लगता है बढ़ के आएगा। लेकिन सोचो जब 10वीं में ये पूछ रहे हैं किस लेवल का, 6वीं-7वीं लेवल का, तो ग्रेजुएशन में किस लेवल का पूछेंगे, ठीक है, 10वीं-11वीं लेवल का। एंड सेकेंडली, ठीक है, हर कोई बैठता है भाई एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन पोस्ट वाले सिलेक्शन पोस्ट कोई अलग स्टूडेंट्स हैं, CGL वाले अलग स्टूडेंट हैं, CGL वाले भी, ठीक है, CGL वाले भी यहाँ पर अपीयर होते हैं। अब जैसे MTS है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी CGL वाले भरते हैं एग्ज़ाम, इसका फॉर्म MTS का। अब MTS तो 10th लेवल की होती है पोस्ट, तो इसमें अगर इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसमान में जाएंगी कट ऑफ आपकी। अब ये देखिएगा कट ऑफ किस लेवल पे जाएंगी, मतलब पूरा केओस हो रखा है, इतना दूर सेंटर उसका केओस, सेंटर में मिसमैनेजमेंट उसका केओस, सेंटर में एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला, एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया उसका केओस। एंड मिला तो जब क्वेश्चन पेपर लेवल मिला तो ऐसा लगा कि भाई हमने क्यों पढ़ा, क्यों हमने मेहनत करी इतने टाइम तक, जब एकदम बेसिक ही क्वेश्चंस पूछने थे। हाँ, आप ये समझ लो कि जब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं, जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताओ ओलंपिक में पहले उस पर पोजीशन पे आने पे कौन सा मेडल मिलता है, कोई तुक है इस बात का, कोई लेवल है इस क्वेश्चन का? अब मैं करंट अफेयर में सच बता रहा हूँ, हतोत्साहित हो गया हूँ। आपको पता है बैक टू बैक लेक्चर्स आ रहे थे FRB 2.0 के, बैक टू बैक लेक्चर आ रहे थे शॉर्ट के करंट अफेयर्स के, और कुछ और भी मैं प्लान कर रहा था, ठीक है। वहीं पे माइंड फ्रीज हो गया है। क्यों? नेशनल का दिया शॉर्ट करंट अफेयर्स का, पूरी ई-बुक बना के दी, ई-बुक में इतनी भयंकर मेहनत लगी, आपने देखा ही होगा अगर जिसने देखा है वो शॉर्ट जो करंट अफेयर की ई-बुक दी, ठीक है, कितने तगड़े लेवल की वो ई-बुक थी वो। लेकिन हुआ क्या, गधे एंड घोड़े बराबर कर देंगे हम, तो सबको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का भी इक्का दुक्का क्वेश्चन है, और वो भी बहुत पुराना आया क्वेश्चन। तो जिनका आगे है उनको क्या क्या करके जाना है, पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एंड में आपको बताऊंगा क्या करना है क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें।
ओके, अब मैं मतलब बोलने की स्थिति में हूँ नहीं, मैं अभी डिस्प्रेशन में हूँ, ठीक है। डिस्प्रेशन में हूँ मैं अभी, और अभी बोलने की हालत में हूँ नहीं मैं, बस क्योंकि ये क्लास शेड्यूल थी, और क्योंकि आप लोगों को भी ऑब्वियस सी बात है जानने की इच्छा तो होगी ही कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस नए वेंडर ने पूछे हैं। तो दिखाते हैं आइए आपको कि किस तरह के आपके नए नवेले वेंडर ने पूछे हैं। आओ देखते हैं। तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने साथ साथ, और बाकी तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ट्विटर कैंपेन है, जो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाला था दोपहर में कि ट्विटर कैंपेन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आप बाकी टीचर से भी अर्ज करिए कि वो भी इस ट्विटर कैंपेन में जो है वो जो 26 जुलाई को हम लोग करने वाले हैं, 26 जुलाई 9 AM पे उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा आगे के एग्ज़ाम के लिए हमारे सहूलियत रहेगी। नहीं तो एक ना एक दिन तो ये होना ही है, मतलब होना ही है, ठीक है, कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। जब यार तुम सोचो कि आखिरी में सीजीएल के एंड में 3-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाने से पूरा, और थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाने से इतना रिफॉर्म मूवमेंट एंड सब कुछ चला, तो क्या आपको नहीं लगता इसमें जस्ट अभी तो पहला दिन हुआ है और इतना भयंकर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो फिर क्यों ना हम ये काम पहले ही कर लें, ताकि अगर जो भी सुधार करने हैं वो सुधार पहले ही एसएससी कर ले, सो दैट हमारे आगे की फ्यूचर के जो एग्ज़ाम्स लगे हुए इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम सीजीएल सीएचएसएल इन सब में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। दिस इज़ मेरा जो कहने का मतलब है वो, ठीक है। टीसीएस वापस, हाँ बिल्कुल, पहले तो हमारी मांग रखनी है, ठीक है। हो सकता है कितना इजी ना हो एसएससी के लिए कि भाई एडुकेटेड तुम ना हो, एसएससी आ जाओ फिर से, इतना आसान नहीं होता होगा टेंडर पास करना, बहुत लंबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता होगा। बिकॉज अभी आपने देखा है कि किस तरह से एग्जामिनेशन कैलेंडर पहले कुछ और था, अभी एग्जामिनेशन कैलेंडर कुछ फिर डिले हो के फिर से कुछ आया, नहीं कि उन्होंने वही इसी चीज़ के लिए टाइम लिया था। किस चीज़ के लिए? वेंडर के लिए, नए वेंडर के लिए। अब पता नहीं उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया, फिर भी समझा नहीं पाया नए वेंडर को कि भाई किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन लेवल सेट किया जाते हैं। बहुत खुश थे एआई से, जबकि हर किसी को पता था कि भाई एआई किस तरह की चीज़ें करता है, एआई किस तरह की दिक्कतें हैं उसमें, क्योंकि अभी तो ग्रोइंग फेज़ में, अभी तो न्यू बॉर्न बेबी की तरह है एआई, तो आप उससे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प ली जा सकती थी कि भाई हाँ सारे शिफ्ट्स में क्वेश्चन सेम ना हो जाए, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, उतना हेल्प लेना था। अब पूरी तरह से आप एक चीज़ पर रिलाई हो जाओगे तो फिर वो आपकी रिलाई कर देगा फिर, और उसने कर दी रिलाई, ठीक है, कायदे से। अब ज़्यादा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा दिमाग हो जाएगा ख़राब, ठीक है। अब बस जैसे ना होता है एकदम डिस्प्रेशन में है, अब ज़्यादा बातचीत कर नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें जैसे ने बताया कि जिनका आगे एग्जाम में करके चले जाओ, इसमें से बिठा जाएंगे। जैसे कल मैंने करवाए थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 2-2.5 घंटे क्लास हुई थी, उस लेवल की जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन वही है कि ठीक है। जो करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करेंगे तो कौन है, ये है ज्ञानेश कुमार। और कल के कमेंट में मैं देख रहा था जो मैंने कल करवाया था कि सर थोड़ा सा इजी है, नो डाउट इजी करवाया था क्योंकि मुझे अंदेशा था। अब तुम बोलोगे सर अंदेशा कैसे था आपको, तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैंने ज़्यादातर जो कल क्वेश्चंस लिए थे वो अभी एसएससी ने एक डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाया था उसके लिए थे, और उस डिपार्टमेंटल एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे जाके, वही क्वेश्चन मैं जो करवाए थे उसमें से 50 क्वेश्चन थे, उसमें से आप मान के चलो कि 30 तो वही थे, ठीक है। अब ये समझ लो कि मोस्टली वही थे, और इतने बहुत आसान, मतलब आसान थे वो, उनका कोई लेवल था नहीं। तो मुझे ऐसे लगा था कि ये नए वेंडर ने करवाएं क्योंकि इंटरफेस वो पूरा अलग था और यही लेवल रहने वाला है। लेकिन करंट अफेयर्स उसमें रेलेवेंट था जो इसमें नहीं आया। अब पता नहीं आगे देखते हैं क्या होता है। करंट कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब पता है, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 1989 में मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना, आर्टिकल 3। अब मुझे लग रहा है भाई क्या ही ज़रूरत है उसकी, क्या ही ज़रूरत है उसकी। जब ये 1990 के दशक में जो सवाल पूछे जाते थे कि बताइए अभी कौन है हमारे देश का राष्ट्रपति, बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, जब हम छोटे बच्चों से पूछते हैं वो क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करेंगे, क्यूटी पाई रॉक स्टूडेंट शॉक, तो फर्स्ट कौन था, देन यही यहाँ पर भी बता दीजिए कि करंट कौन है और फर्स्ट कौन है। तो पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अगर आपको पता हो कौन। कैग की अगर हम बात करें तो पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अभी कौन है करंट में कैग, तो कैग है करंट में कौन, संजय मूर्ति, ठीक है, के संजय मूर्ति। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है, पहले कौन थे, पहले भी आप बताते जाइए। यही सब बेसिक क्वेश्चन बनेगा। अब मैं बताना तो चाहता हूँ डेप्थ में, आर्टिकल नंबर 76 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, कोई मतलब नहीं भाई, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 का। क्लॉज में तो हमको लग रहा है ये अभी जिस हिसाब से चल रहा है इसका एआई वाला सिस्टम, ये क्लॉज लॉज में तो जाएगा कम से कम 5-6 साल तो लगेगा भाई इसको। क्लॉज लॉज में जाने में भी। या देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल में कैसा पूछता है। आर वेंकट रमणी, ठीक है। और करंट आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। पहले कौन थे, संजय
मल्होत्रा करंट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, 16 फाइनेंस कमीशन है अभी, ठीक है। तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं करवाऊंगा, ये शाम को जो सीरीज़ हुआ करेगी उसी के बेसिस पे। मैं अपनी तरफ से अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि जब खुद नहीं जा रहा तो मेरे जाने का मतलब क्या है। जिस दिन जाएगा, अगर ग्रेजुएशन लेवल में जाता है तो मैं करवा दूंगा। बाकी मैं इतने लेवल का पढ़ा चुका हूँ कि अब मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ इस लेवल को देख के कि भाई क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। जिस लेवल का चाहे ग्रेजुएशन लेवल का ही बनाएगा तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आपने कर रखा है उसको आराम से रिवाइज़ करो, जिस लेवल का पेपर डेली आता जाएगा मैं करवाता जाऊँगा, ठीक है। फर्स्ट क्या की अगर बात करें तो कौन था, वी नरहरि राव थे, ठीक है। मतलब TCS लेवल बढ़ा रहा तो ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, ठीक है। पहले कौन थे, तो पहले MC सेतलवाद, यही पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे। और अभी करंट में लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, पहले फाइनेंस कमीशन फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट की अगर बात करें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन तो KC न्योगी थे। पहले RBI के गवर्नर की अगर बात करेंगे तो कौन थे, CD देशमुख थे। लेकिन अगर वैसे पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन अगर इंडियन पूछेगा तो CD देशमुख, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले CJI कौन थे, वॉज द फर्स्ट CJI। और करंट में कौन है, करंट में CJI कौन है, तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे हमारे हीरालाल जयकिशन दास कनिया, HJ कनिया। करंट CJI कौन है, BR गवई, ठीक है। तो इन्हीं से ही आगे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे आते हैं। सर GS में 0 हूँ, बस 5 क्वेश्चन करने के लिए क्या पढ़ूँ बता दो। अरे बेटा कुछ नहीं पढ़ना उसके लिए, 5 ही क्वेश्चन बस, एडिक्विटी तो फ्री में बांट रहा है। चलो भाई, अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। अच्छा तो है कि इजी एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत सही, ये भी बात सही है। GP छपरा, तो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुमको लगता है? नहीं, तुम्हारा हो जाएगा। वैकेंसी तो उतनी ही रहेंगी ना, चाहे एग्ज़ाम इजी आ जाए चाहे टफ आ जाए। बस हाँ ये है कि जहाँ पर अगर टफ आता तो पढ़े हुए बच्चों का सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर ना पढ़े वालों के भी थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, ये ज़रूर बात है। 14 to 18 क्या है, ये सारे आपको ध्यान रखना है। जितने भी फंडामेंटल राइट है वो पूरे याद करना है आपको। तो फंडामेंटल राइट कल पूरा रटवाया था, पार्ट 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में। USA से बोरो किया है इसको हमने, एंड टोटल पहले 7 थे, अभी 6 हैं, क्योंकि जो एक है वो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में वो हट चुका है। 44th अमेंडमेंट से उसको रिप्लेस किया जा चुका है, पार्ट 3 से हटा के पार्ट नंबर 12 में डाला जा चुका है और आर्टिकल नंबर 200A में डाला जा चुका है, जो कि एक तरह का लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, ठीक है। 14 to 18 अगर बात करेंगे तो दिस टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, दिस टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, दैट इज समानता का अधिकार। अब यहाँ पर क्या है कि बस वो थोड़ा सा यहाँ पर घुस जाएगा आर्टिकल में 14 में, राइट टू इक्वालिटी एंड, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की बात हो रही है। देन अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16, तो 16 में ये बात हो रही है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए, दैट इज़ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में इक्वालिटी होनी चाहिए। 17th में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। 18th में अबॉलिशन ऑफ टाइटल है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ बिकॉज बैंड है SSC के द्वारा, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत उसी के अराउंड इर्द गिर्द में आपको कुछ मतलब वही है कि आगे के लिए थोड़ा बहुत, जैसे कि कल पढ़ा था, कल तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था और आज क्वेश्चन आ गए उससे जो हमने कल पढ़ा था, तो आज जो हम पढ़ेंगे उससे क्वेश्चंस कल आएंगे, ठीक है। तो ये है, तो 14 से 18 हमने देख लिया। देन 19 से 22 की अगर बात करेंगे तो 19, 20, 21 और 22, ठीक है, जहाँ पर 19 में टोटल 6 राइट्स दिए हैं। मतलब मुझे पता है अब क्या करना पड़ रहा है, मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है खुद को। पहले मुझे फैलाना पड़ता था खुद को, अब मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है, कहीं मैं ज़्यादा तो ना बढ़ा दूँ ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में 6 राइट्स दिए हुए हैं, जिसको हम सामरो से याद करते हैं, ठीक है। सामरो मतलब 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, C, D, E, G, F नहीं है, F हट चुका है, वो जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से उसको पार्ट नंबर 12 आर्टिकल नंबर 200A में डाला जा चुका है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव एंड रिसाइड एंड राइट टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, right to reside in any part of India,
एंड राइट टू फ्री ऑक्यूपेशन और ट्रेड, कोई भी धंधा कर सकते हैं। ये सामरो है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एंड जी, एफ नहीं है वो। 20 में क्या दिया हुआ है? 20 में दिया हुआ है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, जिसमें कि हमारा पहला वाला दैट इज 20 के क्लॉज 1, 20 के क्लॉज 2, 20 के क्लॉज 3, इसमें क्या आता है अरे क्लॉज कहाँ यार, क्लॉज में हम लोग जा रहे हैं, मैं भटक जाता हूँ, सॉरी ठीक है। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 21 ए पहले कर लेते देन 22 करेंगे, ठीक है। 21 ए में क्या है? राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। और 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया तो बता ही देते हैं। यहाँ पर है पहले वाले में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। इसमें है नो डबल जियोपार्डी, यानी एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, नो डबल जियोपार्डी। और इसमें क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। ये 1922 है, ठीक है। देन 23 और 24 की बात करें, 23 में क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है। बेगारी यानी कि जबरन किसी से मजदूरी करवाना वो प्रोहिबिटेड है। 24 में चाइल्ड लेबर, बच्चों से मजदूरी करवाना वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये है राइट टू इक्वलिटी, ये है राइट टू फ्रीडम, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 में एक इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया। 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन जो होते हैं, ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उसको दिया है। 27 में लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। 28 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल में धार्मिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, वो नहीं दिए जा सकते, वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। 25 में एक इंडिविजुअल को, 26 में एक ग्रुप को, डिनोमिनेशन को, 27 में टैक्स प्रोहिबिटेड है, 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड है, मना है। देन अगर बात करें 29 और 30, इनको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें कि मुझे नहीं लगता जाएगा, डेथ में जाएगा तो आप देख लो। 29 में क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो 29 में क्या लिखा हुआ है? 30 में, 29 में लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, नॉट नेसेसरली माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इट। किसी कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है, उसके पास कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखता है। देन यहाँ पर ये माइनॉरिटी को अधिकार दिया गया है कि आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपनी चॉइस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का बना सकते हैं। ये हो गया 5 अधिकार, लेकिन टोटल 6 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 6th नंबर का है आर्टिकल नंबर 32, दैट टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसके तहत कितनी तरह की आपको बताना है रिट्स दी गई है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, कितने तरह की रिट्स दी हुई है, रिट नहीं पूछेगा वो, कितने तरह की रिट्स दी हुई ये पूछेगा। देन आर्टिकल 32 को किसने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल रिट्स 5 तरह की हैं, ठीक है, जिसमें कि हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्शियरी है एंड क्यो वारंटो है। तो ये 5 तरह के रिट्स दी हुई हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल नंबर 226 का यूज़ करके हाई कोर्ट रिट इशू करता है, लेकिन वो एक मौलिक अधिकार, दैट इज़ फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट बल्कि लीगल राइट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रिट को इशू कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन वाइड है। हार्ट एंड सोल किसने बोला था? अंबेडकर जी ने बोला था। बस ख़त्म। अब इसका मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ होता है, इसका मतलब वी कमांड होता है, वी फॉरबिड होता है, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड ऑफ होता है, इसका मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ होता है, शायद ही पूछे। एक्सेप्शंस तो अगले जन्म में पूछेगा वो, ठीक है, जिस हिसाब से लेवल है। तो बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 5 रेट होती हैं, और कहाँ से लिए? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अब ये पूछेगा कि बोरो कहाँ से किया है कोई चीज़, तो इससे यूके से क्या बोरो किया? मार्शल लॉ बोरो किया, रिट बोरो किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया, बाईकैमरल लेजिस्लेचर बोरो किया है, एंड सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। यूएसए से फंडामेंटल राइट बोरो किया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोरो किया, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बोरो किया है, रिमूवल ऑफ जजेस बोरो किया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोरो किया है, एंड जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा ये हमने बोरो किया है। फिर
आप अगर देखें जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ बोरो किया है, कनाडा से गवर्नमेंट फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बोरो किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट ये बोरो किया है, रेजिडुअरी पावर वेस्ट विद दी सेंटर ये बोरो किया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया है, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सर लिख क्या नहीं रहे, तो बेटा अगर अभी भी तुम उस स्टेज में हो कि जहाँ पर हम जब तक लिखेंगे नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो तुम मत करो प्रिपरेशन फिर, ठीक है। मैं यही कहूँगा जॉइंट सिटिंग की इतनी बार मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, लिख लिख के पेन की निब भी घिस गई है, ठीक है। तो ये ऐसे जॉइंट सिटिंग है। अब ये जॉइंट सिटिंग से आज क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया है। आर्टिकल नंबर 108 में दिया हुआ है, कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, वैसे बात है। और ध्यान रखना जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो किन बिल्स में जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं होती है। धन विधेयक यानी मनी बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं होती है। जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइड करता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकसभा का स्पीकर जो होता है, यानी लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो प्रिसाइड करता है, दैट इज लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है। वो नहीं होता है तो कौन करता है, डेप्यूटी स्पीकर। वो नहीं होता है तो कौन करता है, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। और वो आई थिंक पूछेगा भी नहीं तुमसे। बस जॉइंट सिटिंग 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होती, मनी बिल में नहीं होती, प्रेसिडेंट बुलाता है, स्पीकर प्रिसाइड करता है, खत्म बात। ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से लिया ऑस्ट्रेलिया से, और एल से कॉन्करेंट लिस्ट, एल से लिस्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची। अब यहाँ पर आप शेड्यूल को रिकॉल करो, तो ऑल शेड्यूल्स को हम रिकॉल करते हैं जो लिखे हुए हैं, बिकॉज शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ओके। सर मेरा भी दिल्ली में है, एग्जीक्यूटिव गरीबों का मसीहा। हाँ, टीएस ऑफ ऑल पीएम, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जिनका आगे एग्ज़ाम है कैसा क्या है तो वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं 8840286735। लेकिन प्लीज़ आज्ञा है, इसमें वीडियो नहीं प्ले हो रही है, ऐप नहीं चल रहा, उस तरह के मत भेजिएगा। कोर्स वगैरह के रिगार्डिंग जो क्वेरीज़ होती हैं उसके लिए अलग नंबर है, ठीक है, तो उस पर आप भेजिएगा। जो क्वेरी नंबर है वो है आपका 9235798380। इस पे अगर मुझे आपको कुछ भेजना है व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट चीज़, और इसमें अगर आपको कुछ ऐप कोर्स ये सब जो है वो है यहाँ पे, ओके। तो ऑल शेड्यूल्स को हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा फॉर श्योर आगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं लिखने वाला हूँ। तो ये 1 है, 2 है, और ये पूरा 12 तक गया। पहले हमारे जो शेड्यूल्स थे वो 8 थे, लेकिन ओरिजिनली 8 थे, लेकिन अभी कितने 12, यानी कि अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। किसको, अमेंडमेंट से ऐड किया गया है 9वें, 10वें और 11वें और 12वें को। यहाँ पे है नेम एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, टी से है। ई से है एमोल्यूमेंट, दैट इज़ भत्ता। ए से है एफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है, ए से है एफर्मेशन एंड ओथ। आर से क्या है, आर से है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस तरह से सीट्स अलॉट होंगी, ठीक है। देन एस से क्या है, एस से शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से क्या है, ये कौन सा है, 5th शेड्यूल है, ये 6th शेड्यूल है। इसमें है आपके अदर शेड्यूल्ड एरियाज़, जिनको कि हम ट्राइबल एरियाज़ के नाम से भी जानते हैं। अदर शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरियाज़, जिसमें कि 4 राज्य आते हैं आपके, कौन कौन से, एटीएम मनी जिसको हम याद करते हैं, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, बस यही तो कैच है। मिज़ोरम, मेघालय, क्योंकि इस एटीएम में मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है। एफ से क्या है, एफ में दिया हुआ है आपका फेडरल प्रोविजंस, ओके। आज सोच रहा हूँ सैयारा देख के रो ही लूँ ठीक है, टीसीएस की याद में। क्यों रो लिया जाए क्या टीसीएस की याद में आज। फेडरल प्रोविजंस की अगर बात करें तो फेडरल प्रोविजंस में हमारी 3 लिस्ट दी हुई है, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, जिसमें कि सिर्फ हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट, जिसमें कि हमारा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें कि दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट। और बट यहाँ पे ओके पप्पू कुमार आना, मैं देख लूँगा, ठीक है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिए अभी बताया, और इसमें दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो पार्लियामेंट यहाँ पर का जो लॉ बनाएगी वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर।
देन अगर बात करेंगे ये हमारा 8th शेड्यूल है जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज पहले 14 थी, अभी कितनी हैं? 22 हैं। अब किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई, कौन सी है पता नहीं भाई, पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ाया तो यार देख ही लेते हैं, ठीक है। वही तो है, एकदम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है कि क्या बताएं क्या ना बताएं। तो 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया था। 72nd अमेंडमेंट से अगर बात करेंगे तो KNM दैट इज़ कोंकणी नेपाली मणिपुरी को जोड़ा गया। 92nd अमेंडमेंट से BDSM को जोड़ा गया, बोडो डोंगरी संथाली और मैथिली, ठीक है, इनको जोड़ा गया। देन यहाँ से जो है अभी 9th 10th 11th एंड 12th इनको हमने किसी न किसी अमेंडमेंट से ऐड किया। जैसे फॉर एग्जांपल 9th वाले को 1st अमेंडमेंट ऑफ 1951, 10th वाले को 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, 11th वाले को 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 और 12th वाले को 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 से ऐड किया है। ये बात करता है लैंड प्रोविजंस या लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे लिए गए, ठीक है। डी से है स्टैंड फॉर डिफेक्शन यानी दल बदल विरोधी कानून है, 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 ध्यान रखना। पी से पंचायत है, ठीक है, 11th शेड्यूल में। और एम से म्यूनिसिपैलिटी है। फंक्शनल आइटम कितने हैं? इसमें 29 है, इसमें 18 है, भूल जाओ कभी पूछेगा भी वो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए तो, ठीक है। तो इसमें मतलब 29 फंक्शनल आइटम्स और इसमें 18 है। बाकी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कौन लेके आया था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था? इसको बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। उससे पहले सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी, 2 अक्टूबर को हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल गया। इससे क्या किया गया, पार्ट नंबर जो 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ तो इससे पार्ट नंबर 9 को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O के बीच में दिया हुआ है। ये म्यूनिसिपैलिटी है जिसके थ्रू पार्ट नंबर 9A को ऐड किया गया, जिसमें 243P ओ के बाद P आता है ना, तो OP से लेके 243ZG। देन पार्ट नंबर 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है, जिसको 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, विच टॉक्स अबाउट आर्टिकल 243ZH टू ZT। ब्रिक्स पे आता है, ठीक है, ब्रिक्स पे आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपका अगर करंट अफेयर बुकलेट भी आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं ब्रिक्स को लेके। तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी है ज़रा बताइए, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे ज़रा बताइए, तो इसकी जो बैंक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या नाम है, समिट कहाँ हुई थी अभी। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की अगर बात करेंगे 10 है, 10 नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं। अभी मैंने आपको बताया जिसमें कि लेटेस्ट कौन सी है, लेटेस्ट है आपकी इंडोनेशिया, ठीक है, 10वीं नंबर की आपकी इंडोनेशिया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ब्रिक्स में B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया एंड C स्टैंड फॉर चाइना एंड S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो पहले नहीं थी, देन 2010 में मेंबर बनी और ये 5 थी, 5 अभी रिसेंट में बनी है, जिसमें कि आपको अगर मैं बात करूं जिनको हम ब्रिक्स प्लस बोलते हैं, अभी पहले ब्रिक्स हुआ करता था, अभी ब्रिक्स प्लस हो गया बिकॉज 5 और कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया है। वैसे तो अर्जेंटीना को भी भेजा गया था लेकिन अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया, ध्यान रखना। तो 11 नहीं है, 10 ही है अभी तो। इजिप्ट है जो 5, इनके अलावा इथियोपिया है, देन ईरान है, UAE है एंड इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सबसे लेटेस्ट है 10th नंबर में। हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे और जो बैंक लोकेटेड है दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये आपकी लोकेटेड है शंघाई चाइना में। समिट अगर बात करूं 2024 की, ये हुई कज़ान जो पड़ता है रशिया में। और जो 2025 की वो समिट होगी वो रियो डी जेनेरियो, जहाँ 2016 के ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पे होंगे, रियो ब्राज़ील में। चलो, न्यू ईयर फेस्टिवल, तो फेस्टिवल पे आज ही क्लास डाली है मैंने, सुबह देख के जाना, फेस्टिवल से क्वेश्चन आएगा आपके उसमें, ठीक है। अभी मैं सारे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि किसका पूछ लेगा पता नहीं है, तो इस वजह से सारे करके जाना, और उसको सारे का पूरा मैंने सुबह की क्लास में करवा रखे हैं, तो जिनका आगे एग्ज़ाम है तो देख के जाना उसको, ठीक है, क्लियर है। तो केरला की अगर बात करेंगे तो केरला में इसको विशु के नाम से जानते हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल को। तमिलनाडु में पुथांडु है, आज ही हम लोगों ने देखा है, ठीक है, सब कुछ। देन आंध्रा और कर्नाटका में इसको उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। एंड देन अरुणाचल में अगर बात करेंगे तो लोसर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल ले लो, सिक्किम ले लो, ठीक है, लद्दाख ले लो, ये सब जो भी तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी है लोसर के रूप में इसको सेलिब्रेट करती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे फॉर एग्जांपल बिहू, जैसे पहले क्या होता था,
ये कौन सा नया फेस्टिवल आ गया? अभी क्या है, चिंता मत करो, वो जो बहुत ज़्यादा एकदम रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पूछता है, बहुत ज़्यादा कॉमन फेस्टिवल है, वही पूछेगा। जैसे बिहू कहाँ का है पूछ लेगा, तो बिहू कितने टाइप का है वो तो शायद ही पूछे, लेकिन कहाँ का ये ज़रूर पूछ लेगा। तो बिहू कहाँ का है? असम का। बिहू पूछ लेगा तुमसे, पोंगल पूछ लेगा तुमसे, ओणम पूछ लेगा। तो जो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ना, वही पूछेगा तुमसे। जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ लेगा। तो ट्रिक विक सब कहीं तेल लेने हैं, कुछ मतलब रहा नहीं ट्रिक का, ठीक है। हॉर्नबिल हो गया आपका, आपका वंगाला हो गया। हाँ, ये सब पूछेगा आपसे। तो बिहू के कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें कि आपका बोहाग बिहू होता है, एक रंगाली बिहू होता है, और एक आपका काटी बिहू होता है, ठीक। पोंगल कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल में पहले टीसीएस क्या सवाल पूछता था? टू बॉयल। पोंगल का मतलब क्या होता है? टू बॉयल होता है, वो सब भूल जाओ। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओनम कहाँ का है? केरला का। यहीं पर आपकी सब पढ़ाया हुआ भाई, आज सुबह देख लेना जाके, ठीक है। यहाँ पे तो जो मुझे याद आ रहे इंपॉर्टेंट वाले वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सर दिल्ली पुलिस जीके के लिए कुछ कीजिए प्लीज़, कल वाली क्लास में 42 सही थे लेकिन मॉक इंग्लिश 24 सुनते हुए। दिल्ली पुलिस के लिए बताते हैं, अंकित हराना भी तो रुक जाओ अभी, ये सब देखते हैं क्या कैसा क्या होता है, ठीक है। अभी तो उसी में दिमाग ख़राब है। हॉर्नबिल अगर बात करेंगे तो नागालैंड का है। वंगाला अगर बात करेंगे तो ये मेघालय का है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो ठीक है, सारे देख लेना। जैसे कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? देन सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड, सोनपुर। तो सूरज कुंड कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है ज़रा बताओ? सोनपुर आपका बिहार में लगता है, ठीक है। और जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान में आपका लगता है, ठीक है। और आपका अगर मैं पूछूँ रण उत्सव कहाँ होता है, यही क्वेश्चन पूछेगा, रण उत्सव, ठीक है। गरबा कहाँ होता है? डांडिया कहाँ होता है, ठीक है। तो रण उत्सव, गरबा, डांडिया सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। देन मैं आपसे पूछूँ अगर छऊ कहाँ का है? छऊ कहाँ का है ज़रा बताओ? छऊ, तो छऊ है आपका ईस्टर्न इंडिया का, जैसे उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा छऊ 3 तरह का होता है, पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल का, मयूरभंज उड़ीसा का, और सरायकेला है झारखंड का, ठीक है। 3 तरह का छऊ होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है आपका। फोर्स की बताना है, वर्क डन एनर्जी की बताना है, पावर की बताना है, प्रेशर की बताना है, चार्ज की बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की बताना है। बताओ। जब जब अधर्म चलेगा, लेवल डाउन एक्सेट्रा, मैं धरती पर जन्म लूँगा, टीसीएस सेज। अभी याद आई टीसीएस की। चलो, तो अगर बात करेंगे फोर्स का, तो फोर्स का होता है न्यूटन, ठीक है, एसआई यूनिट। वर्क डन और एनर्जी का क्या होता है? जूल। पावर का होता है वॉट। लेकिन अगर पावर ऑफ लेंस की अगर मैं बात कर दूंगा तो उसका क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का, ठीक है। और एक और बताओगे तुम, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? एक और बताओगे तुम, लाउडनेस का क्या होता है? प्रेशर का पास्कल होता है, पार्सेक नहीं, पार्सेक डिस्टेंस की यूनिट होती है, जैसे लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है वैसे ही। चार्ज की अगर बात करेंगे तो कूलॉम होती है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करोगे तो एसआई यूनिट इसकी टेस्ला होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो हर्ट्ज़ होती है, हर्ट्ज़ होती है। लाउडनेस की अगर बात करोगे तो डेसिबल होती है। एंड पावर ऑफ लेंस की अगर बात करेंगे तो पावर ऑफ लेंस की होती है डायोप्टर, ओके, डायोप्टर होती है। अब मैं क्या ही आपको बताऊं कि भाई पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। भाई टीसीएस आना चाहिए यार, नहीं तो यार फिर पढ़ाने का भी एकदम मज़ा गया फिर तो, ठीक है। फर्स्ट लॉ की अगर बात करेंगे, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन पूछेगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, जो एकदम आम, बहुत ही आम चीज़ है, एआई वहीं से बनाएगा, नई चीज़ वो लाएगा ही नहीं, चिंता मत करो। फर्स्ट लॉ, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ये बोलता है एनी बॉडी विच इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विल रिमेन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा किसी भी वस्तु पे, तब तक वो अपने करंट स्टेट पे ही रहेगी। और वो कितना रेजिस्ट करेगी, उस रेजिस्टेंस को ही इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। 2 तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन। मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है, एकदम से मुझे मोशन दिया जाए तो इनर्शिया एट रेस्ट होगा वो, ठीक है। गाड़ी चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा, आप आगे की तरफ लीन हो गए, इनर्शिया ऑफ मोशन। गाड़ी एकदम रुकी हुई है, आप रुके हुए हैं, एकदम से गाड़ी चली, आप पीछे की तरफ लीन हो गए, इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, या फिर मैं सिंपल अगर बोलूँ कि कोई चीज़ जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेट करेगी, और वो
कितना एक्सेलरेट करेगी वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और यहीं से फॉर्मूला आता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ क्या बोलता है, कर वाला तो हो वाला, दैट इज़ फॉर एवरी रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए, बस चल रही है एकदम से रुक गई, पीछे की आगे की तरफ लीन हो गए, एकदम से चल पड़ी पीछे की तरफ लीन हो गए, टर्न मारा उसने, या फिर कोई पेड़ पकड़ के हमने हिलाया, फल गिर गए उससे, तो वो सब फर्स्ट लॉ में आते हैं आपके, कोई चीज़ रेस्ट में एकदम से हुआ है ना। सेकेंड लॉ में जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है सो दैट की इंजरी ना हो, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कितना रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो क्योंकि आप टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स वो कम होगा आपका। थर्ड लॉ में अगर बात करेंगे तो जैसे जो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, जो उसमें गैसेस वगैरह होती हैं वो नीचे की ओर आती हैं, वो उसको पुश करती हैं ऊपर की ओर, रॉकेट हो गया आपका। रोइंग ऑफ बोट हो गया, यानी कि जो नाव चलाई जाती है, रोइंग ऑफ बोट, एंड जो स्विमिंग हो गई आपकी, ऑल दीज वर्क इन दी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो थाईलैंड और कम्बोडिया कब की दुश्मनी निकाल हाँ यार, उनकी दुश्मनी मुझे पता है, उनकी दुश्मनी एक मंदिर को लेके चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारी इतनी दुश्मनी है, इतना दिमाग ख़राब है कि अब क्या ही बताएं। गन का रिकॉयल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो गन का रिकॉयल होता है वो भी। चलो देन आते हैं, टेल द पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, इनके आपको बताना है क्या ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ओके, तो सिल्वर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रुप और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीरियड। ओके, सिल्वर की अगर बात करूँगा तो 11th नंबर ग्रुप से बिलोंग करता है, पीरियड इसका है 5। गोल्ड के सिंबल क्या होता है AU, सिल्वर का क्या होता है AG, ठीक है, आई थिंक इतना तो पता ही होगा। देन इसका 11 नंबर ग्रुप होता है, इसका पीरियड नंबर 6 होता है। प्लैटिनम का होता है ग्रुप नंबर 10 एंड पीरियड नंबर होता है 6। आयरन की अगर बात करेंगे सिंबल क्या होता है Fe एंड इट्स ग्रुप नंबर इज़ 8 एंड पीरियड नंबर इज़ 4। कॉपर की अगर बात करेंगे तो ग्रुप नंबर इज़ 11 एंड पीरियड नंबर इज़ 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन और कॉपर। ओके, देन स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो पोलो में बताइए, वाटर पोलो में कितने होते हैं, कबड्डी में, आइस हॉकी में, वॉलीबॉल में, इसमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। तो पोलो में कितने लेटर्स दिख रहे हैं आपको, 4, ठीक है। वाटर पोलो में 7। कबड्डी में कितने होते हैं बताओ जल्दी से, कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, और कबड्डी में टर्म्स भी ध्यान रखना। आई थिंक मैं वही ना बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ठीक है, जो स्पोर्ट्स एंड टर्म्स है वो भी ध्यान से थोड़ा सा देख के जाना है। तो कबड्डी में कितने होते हैं, 6 या 7, तो ध्यान रखना 7 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं इसमें भी। आइस हॉकी में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। कैसे याद करते हैं, तो हमने ऐसे याद किया था कि 5 बास्केट लाओ, उसमें 6 वॉली डालो, 7 दिन हैंड का इस्तेमाल करो, मतलब काम करने के लिए, लिखने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, तो 7 दिन हमें हैंड का यूज़ करना है, ठीक है। एंड फिर हमें बाद में बेस तो मिल ही जाना है, ठीक है। बेस बॉल हो गया, नेट बॉल हो गया, इन सब में कितने प्लेयर होते हैं, 9 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स को आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना। आई थिंक हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया और क्रिकेट हो गया, इनमें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इसमें 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, 11, ठीक है, क्लियर। ओके, इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ देखते हैं, तो जल्दी से आपको बताना फुटबॉल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं, क्रिकेट की कौन सी हैं, हॉकी से कौन सी है, एंड बैडमिंटन से कौन सी हैं। तो फुटबॉल में अगर बात करेंगे तो फुटबॉल में है संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, मेडिका कप, एक आप बता दो जल्दी से। क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब हैं किसकी, क्रिकेट की। हॉकी की आगा खां कप, रंगास्वामी कप, ठीक है, रंगास्वामी कप, एंड देन मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, बेटन कप, सुल्तान अजलान शाह कप, अजलान शाह कप, ठीक। देन बैडमिंटन की अगर बात करूं तो बैडमिंटन में सुदिरमान कप, ओके।
एंड योनिक्स कब भी होता है, योनिक्स। एंड नारंग, अच्छा गगन नारंग से मत रिलेट कर देना, गगन नारंग शूटिंग से एसोसिएटेड थे, जो अभी इस बार ओलंपिक हुआ था हमारा, तो उसमें शेफ डे मिशन के तौर पे गए थे वो। पहले मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था, लेकिन बाद में नारंग जी गए थे, है ना, लेकिन वो शूटिंग से थे। ये हैं आपके नारंग कप पे बैडमिंटन। और ये ध्यान रखना, अभी जैसे कि न्यूज़ में था आपका उबेर और थॉमस कप। क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज दोनों ही ये बाईइनियल एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है, 2 साल में एक बार होता है, दोनों ही अभी जीता है चाइना ने, दोनों में इंडोनेशिया को हरा के जीता है चाइना ने। ओके, तो दोनों ध्यान रखना किसने जीता है भाई। इससे क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, कल भी करवाया था। एंड फॉर श्योर आपको एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि आना तय है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आना तय है इस पे। ओके चलो, तो अगर बात करें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं ज़्यादा अगर आपको चाहिए डिटेल में तो आप FRB सर्च करना, सोलर सिस्टम आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कितने प्लैनेट होते हैं टोटल? 8 होते हैं, जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में कल भी सब पढ़ाया था मैंने आपको, ये सेम पिक्चर के साथ पढ़ाया था। यहाँ पर एक एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। इसके लेफ्ट साइड में जितने प्लैनेट हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल, इंटीरियर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इंटीरियर प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके जो राइट साइड में है उनको हम या तो एक्सटीरियर जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ये रॉक्स के बने हुए हैं, ये गैसेस के बने हुए हैं, ये ज़्यादा डेंस है, ये कम डेंस है। मरकरी, वीनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी क्लोजेस्ट है सन के। मरकरी में रिगार्डिंग यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होता है, यानी कि इसका एक चक्कर अराउंड दी सन सबसे जल्दी कंप्लीट होता है 88 डेज में। वीनस की अगर बात करेंगे तो इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, और अर्थ की ट्विन भी बोला जाता है इसको। ओके इसमें थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4, यानी कि H2SO4 के थिक क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ये सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। मार्स की अगर बात करेंगे तो इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसमें 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस। इसके पास 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस। एंड मार्स में हाईएस्ट आपको पीक देखने को मिलेगी, निक्स ओलंपिया, और रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं इसको। 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और बहुत आसान टॉपिक है, तो इसमें मिस मत कर देना कोई जिनका एग्जाम है। जुपिटर आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है। जैसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पड़ा था किसका? मरकरी का। इसका फास्टेस्ट रोटेशन होता है, यानी अपनी एक्सिस पे सबसे जल्दी रोटेट कर लेता है। 9 घंटे और 55 मिनट, 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स का टाइम लेता है ये एक एक्सिस में रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। सैटर्न में हमें रिंग्स देखने को मिलती है, वैसे रिंग्स बाकी में भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिलती हैं। आइस की बनी हुई होती हैं, आइस, गैस, रॉक, इन सब की बनी हुई होती हैं, और इनकी डिस्कवरी हाइजेंस ने करी थी और कसीनी ने उनके बीच के स्पेस की डिस्कवरी करी थी। ये सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट है, यानी कि इसकी जो घनत्व है वो सबसे कम है। सबसे मतलब इतना कम है कि वाटर से भी कम डेंसिटी होती है सैटर्न की। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी की हैं, कभी ये टॉप पे होता है तो कभी ये टॉप पे होता है। अभी आई थिंक सैटर्न टॉप पे है। यूरेनस, इसको रोलिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं, इसको लॉपसाइडेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेथेन देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, तो इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेपच्यून इज़ द लास्ट प्लैनेट। इसका स्लोएस्ट रेवोल्यूशन होता है। फास्टेस्ट किसका होता है? मरकरी का। इसका होता है स्लोएस्ट, ठीक है, स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन होता है। अच्छा, स्लोवेस्ट रोटेशन किसका होता है? सर फास्टेस्ट तो जुपिटर का होता है, लेकिन स्लोवेस्ट अगर रोटेशन अगर बात करूंगा तो वो वीनस का होता है। वीनस का एक दिन 243 दिनों में कंप्लीट होता है, जो अर्थ के अगर हम दिन लें 243 डेज में, और जुपिटर 9 घंटे 55 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है। नेपच्यून, आज मैंने सुबह पोल भी डाला था कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे इसकी डिस्कवरी हुई थी नेपच्यून की, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? अर्बेन ले वेरियर एंड जोहान गल्ले, ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी नेपच्यून की। देन 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो इंडियन फिलॉसफी है कौन कौन से हैं, ठीक है। न्याय की अगर बात करेंगे तो कौन देता है न्याय? न्याय देंगे गौतम जी, ठीक है। वैशेषिका, कन्नड़। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी की अगर बात करेंगे तो सांख्य फिलॉसफी किसने दी थी? तो ये दी थी कपिल ने। कपिल शंख बजाते हैं। मीमांसा, जैमिनी। योग, पतंजलि। और वेदांत की अगर बात करेंगे तो इसमें किसने दी थी वो नहीं, बल्कि ध्यान रखना जो उपनिषद होते हैं उनको वेदांत के नाम से जानते हैं, वेदों का अंत, ठीक।
देन क्वेश्चंस ऑन सेंसस, क्वेश्चन सेंसस में भी बनेंगे आपसे, तो जो कुछ क्वेश्चन है मैं करवा देता हूँ, नहीं तो आप सिंपल सर्च करिए सेंसस FRB। नहीं होगा तो मैं कल मॉर्निंग में सबसे पहला जो वीडियो डाल दूंगा वो सेंसस पे ही डाल दूंगा, नहीं अगर मुझे अभी टाइम मिलेगा तो अभी मैं रात में ही डाल दूंगा वीडियो ऑन सेंसस, ठीक है। तो पूरा वो नहीं होगा तो वहीं से आपका पूरा कवर हो जाएगा। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट पे कर लेते हैं, जैसे कि सेक्स रेशियो पे कर लेते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी पे कर लेते हैं, लिटरेसी रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी आया था, अच्छा आया था क्या मीमांसा वाला, ओके ओके। 74.04 है, मेल फीमेल पता होना चाहिए, वैसे तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं, ठीक है इतनी है। एंड बात करेंगे हाईएस्ट लोवेस्ट की, केरला सर नॉट 100% लिटरेसी सर, 94% सर। एंड लोवेस्ट की अगर बात करेंगे किसकी है, बिहार की, कितनी है 61.4%, ठीक है। एंड यूटी की बात करेंगे तो हाईएस्ट है लक्षद्वीप में 94%, 91.9%। एंड लोवेस्ट की अगर बात करेंगे यूटी में तो कहाँ है, दादरा नगर हवेली में। लिखिए देता हूँ, नहीं बोलोगे ले लिखा तक नहीं। लोवेस्ट कहाँ पे, यूटी की अगर बात करूँगा तो हवेली में है, दादरा नगर हवेली, 2011 का सेंसस बता रहा हूँ ये, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो 943 है। इसमें हाईएस्ट लोवेस्ट देख लेते हैं। हाईएस्ट केरला सर कितना है सर, बता दीजिए 1084। लोवेस्ट किसका है, हरियाणा का है, कितना है 879 है। देन पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 382 है। इसका मतलब क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां, मतलब 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट लोवेस्ट कहाँ पे है, तो हाईएस्ट है अपने, अगर हाँ देखो चलो पहले तो स्टेट देख लेते हैं, तो स्टेट में बिहार आएगा अपना, बिहार के कोई बोल सकता है क्या। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, लेकिन अगर यूटी पूछ लेगा तो दिल्ली है यूटी। यहाँ पे 1106 है, लेकिन यहाँ है 11,320, 10 गुना। लोवेस्ट की अगर बात करेंगे तो अरुणाचल में है, कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, मात्र 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ओके क्लियर पॉपुलेशन डेंसिटी। बाकी जैसे मैंने बताया अभी एक वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो सुबह कोशिश करूंगा अभी डाल दूंगा। अभी तो आई थिंक पता नहीं बना भी नहीं होगा, माइंड मैप बनाना पड़ेगा, तो नहीं होगा तो सुबह देखते हैं जैसा है, तो सुबह तक तो एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग आपको मिल ही जाएगा। तो एक बार उसको देख के चले जाना, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन आएगा, ओके। स्कीम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ध्यान रखना, स्कीम से भी फॉर श्योर क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। बाकी जिन लोगों के पास, सभी के पास एक्सेस होगा, परमार SSC टेलीग्राम पे जाना, ठीक है परमार SSC टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना, शॉर्ट दिख जाएगा, ठीक है पिछले हफ्ते ही अपलोड किया है शॉर्ट करके, करंट अफेयर शॉर्ट, ठीक है इंग्लिश हिंदी दोनों में, उसको डाउनलोड करना, वहाँ पे सारी स्कीम दी हुई है, तो एक बार उसको देख जाना, ठीक है। हाँ ये भी सही है साहिल कुमार सर, हमने ही ध्यान नहीं दिया उसके इंटरफेस में, तो आसान ही क्वेश्चन था, बात तो बिल्कुल सही है। सबको लग रहा था नहीं इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा, और उसने देखो ठीक है सरप्राइज़ कर दिया। मुझे ये तो था कि आसान पूछेगा, क्योंकि अभी जो डिपार्टमेंटल हुआ था एग्ज़ाम उसमें पूछा था उसने आसान, लेकिन इतना आसान पूछ लेगा ये नहीं सोचा था। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, जो ओपन डेफिकेशन और ये सब को ख़त्म करने के लिए। रूरल में जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो जल शक्ति मंत्रालय है, और अर्बन में अगर बात करेंगे मऊहा है, मऊहा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उज्ज्वला योजना की बात करेंगे, इसको 2016 से लॉन्च किया गया था, बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई को लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आयुष्मान की बात करेंगे तो आयुष्मान को जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है 2018 में लॉन्च हुई, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंडर में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि पर फैमिली 5 लाख रुपए जो है, फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर की बात हो रही है, एक साल में 5 लाख रुपए। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, जिसके तहत हमने कि भाई भारत में ही
चीज़ें बनाई जाएँ, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जाए, ठीक है, एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात करेंगे तो 2015 में लॉन्च हुई है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, पीएम मुद्रा, ये तो खैर काफ़ी पूछता चला आ रहा है और डिटेल में मेंशन है, करंट अफेयर के शॉर्ट में देखोगे, ठीक है, नेशनल वाले सेक्शन में भी मेंशन है और स्कीम वाले में भी है। इट स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, और इसको लॉन्च 2015 में किया था। फुल फॉर्म आप जान गए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, सिडबी। 100% इसमें पूरी तरह से फंडिंग करती है। मिनिस्ट्री ऑफ, अभी किस मिनिस्ट्री के तहत स्कीम है, क्या लगता है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये आपकी स्कीम आती है पीएम मुद्रा, जिसके तहत आपको पता है पहले 3 तरह के लोन दिए जाते थे, शिशु, किशोर, तरुण, और अभी एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई है, तरुण प्लस, अंडर 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और अभी भाई अगर उससे ऊपर आपको जाना है तो तरुण प्लस में आप लोन अवेल कर सकते हैं। ये नई एक अभी वो स्टार्ट करी गई है, क्या बोलते हैं, नई एक वो बनाई गई है, कैटेगरी बनाई गई। कुछ लोग सेलेक्टिव जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन एमएसएमईज को इतना भी लोन दिया जा सकता है, कितना, 20 लाख प्लस, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ये आपकी है तरुण प्लस कैटेगरी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, ठीक है। पीएम जनधन योजना, तो जनधन किसके तहत है? तो जनधन ध्यान रखना है, ये आपका 2014 में लॉन्च किया गया था, 2014 में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये भी है। आई थिंक एक ऊपर हमारी छूट गई, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती है ये जो आपकी स्कीम है। पीएम किसान की बात करेंगे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2019 में लॉन्च किया गया था इसको, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत ही आती है। और इसमें क्या है कि किसान को 6,000 रुपये मिलेंगे साल में 3 किश्तों में, 2,000 2,000 2,000 करके। जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो ये जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की टारगेट क्या था, 2024 तक हर घर में टैप वाटर कनेक्शंस देने हैं अपने को, ठीक है। अब आते हैं क्लासिकल डांस पे, ठीक है, क्लासिकल डांस से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। अब बस 2-3 सेक्शन और है, थोड़ा और रुक जाओ, ठीक है, 10 मिनट की क्लास और है आपकी। ओके, चलो, तो क्लासिकल डांस को थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि टोटल कितने हैं, बेसिक सी क्वेश्चन बनेगा, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। टोटल कितने क्लासिकल डांसेज ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दी संगीत नाटक अकेडमी, बिकॉज अगर हम देखें तो संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग अलग डेटा होता है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अलग डेटा होता है। ऑलराइट, तो संगीत नाटक में बात करेंगे तो टोटल कितने हैं, 8 है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में 9 है। एक्स्ट्रा कौन सा है यहाँ पर, यानी ये 8 तो है ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं छऊ, ठीक है। छऊ एक एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि एक, ध्यान रखना, मार्शल डांस भी है। छऊ कहाँ पे, मैंने अभी बताया 3 तरह का होता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। उड़ीसा में मयूरभंज, पुरुलिया छऊ है आपका वेस्ट बंगाल में, और सरायकेला है झारखंड में, शायद ही पूछे डेप्थ में इतना। तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु का ज़रा बताइए कौन सा है, फिर बताइए कि केरला में कौन से 2 हम पढ़ते हैं आपके, तीसरा बताइए आंध्र प्रदेश में कौन सा है, देन चौथा बताइए उड़ीसा में कौन सा है, पाँचवा बताइए मणिपुर में कौन सा है, छठवां बताइए आप कि यूपी में, दैट इज़ उत्तर प्रदेश में कौन सा है, सातवां बताइए आप असम में कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। चलिए अभी आते हैं, ठीक है, फालतू के कमेंट मत करो कोई, है ना। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। केरला की अगर बात करेंगे तो 2 हो जाते हैं यहाँ से, एक तो मोहिनीअट्टम और कथकली। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। देन अगर बात करेंगे उड़ीसा से ओडिसी। सर एक लड़का बता रहा था कि सुबह वाले शिफ्ट में 4 डांस देते, पूछा थी कौन सा क्लासिकल डांस है। हाँ तो इसीलिए तुम्हें करवा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए करवा रहे हैं ना तुमको। फिर ऐसे ही तो रैंडम तो कोई उठा के करवा नहीं रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है रैंडम हम कुछ भी करवा रहे होंगे क्या? रैंडम कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ मैं, उस जो आया है, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। मणिपुर का मणिपुरी है,
ओके। उड़ीसा का ओडिसी, यूपी का कथक है, देन असम का सत्तरिया है। एक कौन सा छूटा हमारा? ठीक है, सारे तो हो गए, मतलब इसमें 2 है ना, केरला में 2 हैं, तो ये 8 हो जाएंगे आपके। ठीक है, नंबरिंग में 7 हो रहा है, लेकिन टोटल 8 हो जाएंगे आपके। फादर किसको बोलते हैं इसका? अब एक्सपोनेंट वही है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो क्या ही पूछेगा मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ पूछ सकता है, जैसे जो बहुत फेमस है एग्जाम्पल के तौर पे कथक में पूछेगा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अर्चन महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अर्चन महाराज, ये सब पूछेगा आपसे। इसका फादर किसको बोलते हैं? गुरु शंकर देव जी को बोलते हैं, गुरु शंकर देव के बोलते हैं। देन यहाँ पर केलूचरण महापात्रा जी का नाम याद रखना। भरतनाट्यम में किस किस का नाम याद रखेंगे आप? तो एक तो अलारमेल वैली जी का नाम याद रखना, अलारमेल वैली का। देन जो आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। एंड आपको नाम याद रखना है मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। कुचिपुड़ी में आप किसका नाम याद रखेंगे? कुचिपुड़ी में बस आप इतना ध्यान रखना कि जिसके सरनेम में रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुड़ी का होगा। ठीक है, इतने में आपको काम चल जाएगा। मणिपुरी में अगर बात करें, गुरु बिपिन सिंह का नाम याद रखना, गुरु बिपिन सिंह। और कुछ भी ऐसे सरनेम में दिख जाए देवी, ठीक है, जैसे कि बिंबावती देवी, तो वो सब आपकी मणिपुरी से होंगी। ठीक है, बिंबावती देवी। बाकी नहीं होगा तो इसकी भी मैं क्लास अपलोड करवा दूंगा। बाकी तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी अलग से पूरी क्लास। तो एक बार क्लासिकल डांस वाली देख लेना, क्लासिकल डांस वाली, और सेंसस कायदे से देख लेना। सेंसस तो जैसे मैंने बताया कि शाम को है, तो एक बार एक सेकंड में देख लेता हूँ, अगर मेरे पास अभी है पड़ा हुआ है माइंड मैप, तो अगर बन गया है तो एक सेकंड रुको। बन गया तो नहीं होगा तो सेंसस का नहीं बना है, मैं अभी डाल दूंगा क्लासिकल डांसेस का, तो अभी डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, चांस ही नहीं है कोई। ठीक है, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो ये भी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, ग्रेजुएशन लेवल में कैसा पेपर रहा? ग्रेजुएशन लेवल में भी कोई बहुत वो नहीं रहा। अभी मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। ठीक है, लोगों ने भेजे हैं। एक स्टूडेंट का तो मैसेज आया, काफ़ी अच्छा लेवल ले रहा है अभी। एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलो अभी पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। झुम्पा लहरी की किताबें पहले तो ध्यान रखना। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेमसेक। अच्छा, एक चीज़ पूछना वैसे भूल गया था उसमें, सोलर सिस्टम वाले में, और अनकस्टम्ड अर्थ। ठीक है, ये था कि कौन से 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, दिस सैटनिक वर्सेस। और एक और अभी रिसेंट में जो सबसे बुक रिलीज हुई है वो है मेडिटेशन, रस्किन बॉन्ड। सबका सही है, वीनस और यूरेनस वो 2 प्लैनेट हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की अगर बात करेंगे, टाइगर इन द टनल, द रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला, एंड रोड टू मसूरी। ठीक है,
बस इतना ध्यान रखना, अरुंधति रॉय की पक्का पूछेगा, फॉर श्योर 100% पूछेगा वो, पक्का। ठीक है, आप देख लेना आप कल परसों में। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यही वाली किताब रखेगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाली पक्का रखेगा, यही वाली। मिनिस्ट्री एन ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर, एन ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और एक और है हमारे शशि थरूर, इनकी भी किताबें पक्का देख के जाना अच्छे से, पक्का पूछेगा कौन कौन सी किताबें इनकी पूछेगा। तो इनकी एक तो है वाई एम आई हिंदू, वाई आई एम हिंदू, अम्बेडकर अ लाइफ, और अम्बेडकर जी की किताब का नाम क्या, दो किताबें अम्बेडकर जी की पता होनी चाहिए आपको। अम्बेडकर अ लाइफ इनकी इन्होंने लिखी है सतीश थरूर ने। अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, और दूसरी ध्यान रखना बुद्धा एंड धम्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग तो ये हो गई इनकी, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। एक आप बता दो शशि थरूर की, ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा अम्बेडकर जी की, और एनिलेशन ऑफ कास्ट अम्बेडकर जी की, ध्यान रखना, एक एनिलेशन ऑफ कास्ट। एन एरा ऑफ डार्कनेस, याद रखना इनकी, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई एम हिंदू, अम्बेडकर अ लाइफ, एंड द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष की अगर बात करेंगे, सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्मोक। सर ये क्वेश्चन स्टेनो के लिए भी हैं क्या? बिल्कुल भाई, अब क्या मतलब तुम लोग वही रहोगे फिर एकदम, हैं जब तक। द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्मोक, द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड। ओके, अमीश त्रिपाठी, इसके मैं बैक टू बैक अभी लेक्चर सब अपलोड कर दूंगा स्टैटिक वाले, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं सारे अपलोड कर दूंगा। ओके, अमीश त्रिपाठी और देवदत्त पट्टनायक, इन दोनों की जो किताबें होती हैं वो रिलीजियस किताबें हैं। ठीक है, तो जो भी रिलीजियस किताबें लगे आपको, जैसे रावण, ठीक है, जैसे सीता इन्होंने भी लिखी है, देवदत्त पट्टनायक ने भी लिखी है, लेकिन इनकी जो सीता है उसका नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। इनकी जो सीता है देवदत्त पट्टनायक की, वो है सीता एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ रामायण, देवदत्त पट्टनायक की। देन अगर बात करेंगे अमीश त्रिपाठी की और कौन सी बुक्स हैं, तो जैसे स्क्योन ऑफ इक्ष्वाकु, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागास। देवदत्त पट्टनायक की अगर बात करेंगे तो इनकी है सीक्रेट ऑफ गॉडेस। जो भी इस तरह का भगवान देवी देवताओं पे नाम पे आधारित किताब आए तो या तो अमीश त्रिपाठी या देवदत्त पट्टनायक, सीधे मार के आना। ठीक है, माई गीता, ओके, मिथ इज इक्वल्स टू मिथ्या, देवलोक, ठीक। अरविंद अडिगा, जिसके पास फैट मैन है, फैट मैन में जितनी बुक्स हैं और ऑथर्स हैं जो इस तरह की हैं, यानी कि थोड़े से रीसेंट टाइप के, मतलब लेटेस्ट टाइप के जो ऑथर्स हैं, कायदे से रट डालना, ये जो सेंसर्स है रट डालना जाके, जिनके पास फैट मैन है। ठीक है, अरविंद अडिगा की अगर उससे बाहर तो कोई वही नहीं किया, अब पूछेगा भी वो। ठीक है, उससे बाहर कोई चांस नहीं है कि पूछेगा। सिलेक्शन डे, दी वाइट टाइगर, ठीक है, दी वाइट टाइगर। और एक और थी अरविंद की, लास्ट मैन इन टावर, लास्ट मैन इन टावर। सीता और हु लव से, सर इतना ये कर लें तो कितना क्वेश्चन सही हो जाएगा? भैया जो हम एक्सपेक्टेड है अपने हिसाब से करवा रहे हैं, आप कितना सही हो जाएगा उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते आपको। ठीक है, चलो भाई, तो मुल्क राज आनंद की बात करें तो अनटचेबल, कूली, द स्वॉर्ड एंड सिकल, अक्रॉस द बैक वाटर्स, अक्रॉस, थोड़ी राइटिंग यार देख लेना, है ना, अक्रॉस द बैक वाटर्स। आर के नारायण की अगर बात करेंगे, मालगुडी डेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, मालगुडी डेज।
और एक और याद रखना, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ओके, और एक सेकंड रुको। हाँ, ये बताओ कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? खुशवंत सिंह। ओके, खुशवंत सिंह। और एक सेकंड रुकना भी, ठीक है। और एक और किताब है इनकी, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। ओके, और एक चेतन भगत की तो हमने यहाँ पर नोट करी नहीं भी, चेतन भगत की भी फॉर श्योर पूछी जाने वाली हैं। चेतन भगत की जैसे कि 2 states, 3 mistakes of my life, ठीक है। 5 point someone things not to do at IIT, 5 point someone, देख रहे हैं नंबर है 2, 3, 5, 400 days। तो ये सब किसकी हैं? चेतन भगत की हैं, ठीक है। 2 state हो गई एंड 3 mistakes हो गई, 5 point someone हो गई, हाफ गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है। तो हाफ, 5, 3, 2, 400 नंबर देखने को मिल रहा है इनके उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अ गर्ल इन द रूम, अ नाइट एट कॉल सेंटर, अ नाइट एट कॉल सेंटर, अ गर्ल एट रूम, गर्ल इन रूम। तो ये सारी चेतन भगत की है। ओके, 1 इंडियन गर्ल, ये भी चेतन भगत की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब करना क्या है, ये यहाँ पर वीडियो होता है ख़त्म, ठीक है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, ठीक है, यही ऑलमोस्ट लेवल रहेगा आपका। एंड आपको करना क्या है, बस रिवीजन करना है, कुछ भी बाहर नहीं है। जो भी हम लोगों ने चीज़ें करी थी, चाहे FRB में करी हो, आपके पास फैटमैन है, ठीक है, तो फैटमैन को बस उतना रिवाइज़ करते रहो, या आपने FRB से किया, माइंड मैप से, उसको करते रहो। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है। कुछ जैसा रहता है 4-5 क्वेश्चन में बस थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो जनरली आप ये समझ के चलो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देन एक चीज़, जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पर करवाए हैं, आई अगेन रिपीट, जो भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, बीट सोलर सिस्टम, जो भी मैंने करवाए, बुक्स एंड ऑथर्स, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल, कायदे से कर लेना। फैटमैन है तो जो टॉपिक करवाए हैं अभी, एकदम रट डालना उन टॉपिक्स को फैटमैन से। तुम्हारे पास सर्च नहीं है फैटमैन, सर्च करना वो टॉपिक का नाम, FRB डालना, फ्री में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बैच जाके लो, मैं बोल रहा हूँ सिंपल FRB जाके फ्री में सर्च करना, डालना टॉपिक, FRB सर्च करना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। स्टैटिक GK से अच्छा खासा वेटेज आ रहा है। सेंसस पे भी मैं, सेंसस और क्लासिकल डांस, ठीक है, फेस्टिवल पे मैंने सुबह डाल दी थी, क्लासिकल डांस पे नहीं होगा, अभी मैं डाल दूंगा, और सेंसस पे आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन के जो मेरिट बनाएंगे आपके, तो वो आपके लगभग ये मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन ही डिसाइडिंग रोल प्ले करेंगे, ठीक है। जो पहले नॉर्मल हुआ करते थे क्वेश्चन, उनको अब हम रख रहे हैं टफ़ लेवल की क्वेश्चन कैटेगरी में। जो मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन टफ़ है, वो पहले एवरेज की कैटेगरी में हुआ करते थे, तो बाकी क्वेश्चन का लेवल भी उतना कोई ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल बात सही है, कल काफ़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो एक्साइटमेंट उतनी काफ़ी डाउन हो गई है। अनुभव क्या है, इंडोनेशिया से मैरीटाइम बॉर्डर है, तो वो नेबर क्यों नहीं है? नेबर हम श्रीलंका और मालदीव्स को ही मानते हैं, ठीक है। और बाकी जिनका एग्ज़ाम है, जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, एंड दैट इज़ 8840286735, 8840286735। अगेन रिपीट, कोई ऐप में वीडियो नहीं चल रही, इस तरह की जो कोर्स और रिलेटेड क्वेरीज मत भेजिएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए अलग नंबर है। मतलब यार अब क्या ही बताएं, पूरा एक्साइटमेंट ख़त्म सा कर दिया है। और 26 जुलाई को तैयार रहिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ऐसे तो नहीं रुकेंगे, ठीक है, 26 जुलाई को। और जो भी अपडेट्स हैं परमार SSC टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ वहाँ से आप सारे अपडेट्स लेते रहिए। जो भी आपको अपडेट्स मिल रहे हैं वो वहाँ से मिलते रहेंगे। जब भी कुछ मुझे बताना है एक्स्ट्रा, वो वहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा। तो परमार SSC टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर ये मैं पूरी PDF भी अभी अपलोड कर दूँगा, ठीक है, सारी पूरी PDF।
ठीक है, क्लियर है? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। जल्दी आ जाएगी नीरज, है ना? ना क्या भाई, ना क्या? हाउ लास्ट मंथ करंट अफेयर विल स्टडी फर्स्ट ना? भाई करंट अफेयर पर उतना फोकस मत करो, जो पहले मैंने टॉपिक्स आज बताए हैं उनको रट डालो, फिर जो मैं कल इसी टाइम बताऊंगा उनको रट डालना स्टेनो के लिए। बस इतना तुम करते जाना, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा स्टेनो में। जितना तुमने पढ़ रखा है अभी उसको रिवाइज़ कर लो, और जितना डेली बताते हैं शाम को उन टॉपिक्स को कायदे से रट डालना, जितना बता रहे हैं इस क्लास में आ जाना, ठीक है? जो भी आगे एग्ज़ाम है उनमें आराम से तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ मान लो। ग्रेजुएशन का लेवल चेक कर लीजिए, अच्छा लेवल आया क्या ग्रेजुएशन का अभी तक? एक सेकेंड, क्योंकि अभी एक ही स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन है वो ठीक पूछा है, ठीक है? मतलब एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको बस। बाकी सबका तो आसान ही आ रहा है। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन का लेवल किया है उसने, ठीक है? जीके के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, बट सिस्टम एकदम बकवास, 5-6 बार क्लिक करने पे एक बार क्लिक हो रहा था। ओके, तो जीके के में थोड़ा जीके का लेवल सही कर रहा है, ग्रेजुएशन वाले लेवल में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है जी? ग्रेजुएशन वाला जो लेवल है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना है। यानी कि सीजीएल में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो वही है, मैं बताता रहूँगा आपको, अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। ओके, ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा ठीक क्वेश्चंस पूछे हैं स्टेटमेंट वाले, बाकी 10th लेवल पे तो कोई खासा नहीं है। स्टेनोग्राफ़र के बारे में बताइए। स्टेनोग्राफ़र में सुहाना जी और जो भी स्टेनोग्राफ़र का देने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल उठ के आएगा, थोड़ा सा उठ के आएगा, क्योंकि एआई से बनवा रहे हैं। 10वीं बोल के प्रॉम्प्ट दिया होगा तो एकदम रद्दड़ दे दिया। 12th में थोड़ा सा बढ़ाएगा वो, ठीक है? तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे। टॉपिक्स में आपको जब शाम वाली क्लास आप अटेंड करते रहो, टॉपिक्स चेंज नहीं होगा, लेवल थोड़ा बस ऊपर नीचे होगा, बस टॉपिक कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ये शाम वाली क्लास बस अटेंड करते रहो, यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने, और मैं आपको बताता चलूँगा, रिवीजन करवाता चलूँगा, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन रहिएगा, वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और ये शाम वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका भी आगे एग्ज़ाम है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।